नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी की स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने संतजू का पार्ट 1 बनाया था। मैंने बोला था कि जो हम इसको कवर करेंगे, 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज इसका हम 2 पार्ट, जो पार्ट नंबर 2 है उसको कवर करने वाले हैं और उसमें देखेंगे कि क्या क्या संतजू ने जो चीज़ें उसमें छूट गई थी। हमने सामरी की फैलाव तक उसमें पढ़ा था और सामरी की फैलाव के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको हमको अब पढ़ना है। तो हम देखते हैं इसमें इसमें आता है उन्होंने फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो बताया था कि जो शक्ति है उसको हमको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो जो संतजू है वो 2 प्रकार की जो शक्तियां हैं उसको 2 प्रकार के से बताते हैं कि हमारी जो पावर है, हमारे पास 2 प्रकार की पावर होती है। ठीक, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की पावर होती है, जिसके संबंध में ये बातें बताई गई हैं। पहली जो है वो है प्रत्यक्ष शक्ति, यानी डायरेक्ट पावर जो होती है, जिसमें हमारी सेना, गोला बारूद, हथियार और हमारी जनशक्ति आती है। यानी एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा हम युद्ध में जो कार्य करते हैं। ठीक है, युद्ध के लिए हम लड़ने के लिए जाते हैं और वास्तविक युद्ध शुरू होता है तो उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करते हैं। उसको हमने क्या है प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में जैसे कि युद्ध क्षेत्र में मैदान हो रहा है, दोनों राष्ट्रों की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं और उसके लड़ने के साथ साथ जब हम किसी वेपन्स का यूज करते हैं या हथियारों का जो प्रयोग करते हैं और जो हमारी मैन पावर है उसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, हमारी प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बताया है अप्रत्यक्ष शक्ति। ठीक है, इनडायरेक्ट पावर। इनडायरेक्ट पावर में हमारे क्या है, प्रचार आता है, अफवाह आती है, बुद्धि परिवर्तन आता है और आर्थिक प्रतिबंध, अन्य राज्यों से संबंध संबंध खराब करना आता है। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि जो हमारी अप्रत्यक्ष शक्ति है वो एक ऐसा रूप में कार्य करती है जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने का काम करती है दूसरे राज्य पर। और मनोवैज्ञानिक प्रेशर कैसे बनता है? प्रचार के द्वारा, यानी उस राज्य के प्रति या उस राज्य के विरोध में हमको ऐसी अफवाहें फैलानी है, ऐसा प्रचार करना है जिससे उसकी राष्ट्र की जनता प्लस उसकी जो सेना है उसमें हीन भावनाएं पैदा हो जाए अपने राष्ट्र के, अपनी सरकार के प्रति, और वो क्या है, आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शक्ति है वो क्या हमारी अप्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है। और अप्रत्यक्ष शक्ति को संतजू ने सबसे ज्यादा अधिक बल दिया है। उन्होंने बताया है कि अप्रत्यक्ष शक्ति पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इसको अच्छे से उपयोग में लाया जाए तो यह पृथ्वी से आसमान की तरह अनंत सिद्ध होती है। ठीक है, यानी हम जिस प्रकार वेपन्स में मतलब युद्ध क्षेत्र में वेपन्सों के द्वारा युद्ध लड़ते हैं, अगर उसको यूज में न करके हम अप्रत्यक्ष शक्ति का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद हम शत्रु को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर देते हैं, तो ये शक्ति क्या है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। और सिद्ध होने के कारण साथ साथ ये ऐसा काम करती है जैसे पृथ्वी और जो हमारा आसमान है उसके जो उनकी जो बीच की दूरी है वो अनंत होती है। ऐसी ही हमारी अप्रत्यक्ष शक्ति का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। फिर उन्होंने बताया है जो कमजोर और शक्तिशाली बिंदु है, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के बारे में बताया है। पहला जो पॉइंट है इसमें बताया है कि रणभूमि में शत्रु से पहले पहुंच जाना चाहिए। यानी अगर हम रणभूमि में शत्रु से पहले पहुंच जाते हैं तो संतजू का मानना है कि युद्ध क्षेत्र में जो भी पहले पहुंचेगा, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा जो पक्ष है वो युद्ध क्षेत्र में बाद में आता है, वो अपनी सामरिकी को तैयार करने में समय लगाता है। समय लगाने के साथ साथ वो थका हुआ होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे कमजोर बिंदु छोड़ देता है अपनी सामरिकी में जिसका प्रयोग हम मतलब उसका फायदा हम उठा सकते हैं और उस पर आक्रमण करके उसको पराजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का है कि अगर हम युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है कि शत्रु से पहले हमको युद्ध क्षेत्र में पहुंचना है। और युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद हमको शत्रु के आने से पहले अपनी जो सेना है उसको संगठित कर लेना है और युद्ध के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करके जो है हमको रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, दुर्बल बिंदु, यानी कमजोर बिंदु या कमजोर स्थानों को ढूंढकर उन पर आक्रमण करना चाहिए। ठीक है,
यानी जब हम शत्रु पर आक्रमण करेंगे तो सबसे पहले हमको उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आक्रमण नहीं करना है, जहां पर उसकी सेना, जब उसकी शक्ति एकत्रित है उस पर हमको आक्रमण नहीं करना है। हमको ये देखना है कि शत्रु की सेना में ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है, ऐसे कौन से कमजोर स्थल हैं जहां पर हमको आक्रमण करना आसान है और आसानी से हम उसको पराजित कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारी जो शक्ति है उसमें इजाफा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि शत्रु के शक्तिशाली होने पर उसको बिखेरने के लिए मजबूर करना चाहिए। ठीक है, अगर शत्रु हमारा शक्तिशाली है तो हमको ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे कि उसकी जो सेना है वो आपस में बिखर जाए, यानी टूट जाए। ठीक, और जब सेना बिखर जाएगी तो हमको आसानी होगा कि हम उस पर किसी भी एक टुकड़ी पर आक्रमण कर सकते हैं और आक्रमण करने के बाद धीरे धीरे करके उसको हम पराजित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने आगे बताया है कि शत्रु के सबल यानी शक्तिशाली स्थानों से बचना चाहिए और उसके कमजोर स्थानों को ढूंढकर उन्हीं पर आक्रमण करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो शत्रु है या जो हमारा एनिमी है उसका जो शक्तिशाली पॉइंट है, ठीक है, यानी जो हमारी जहां पर उसकी पूरी शक्ति लगी हुई है उससे हमको बचना है और ऐसे कमजोर बिंदु ढूंढने का हमको प्रयास करना है जिसके द्वारा हम उन पर आक्रमण करें और आक्रमण करने के बाद उसको पराजित करने में सफलता प्राप्त करें। ठीक है, फिर आगे बताया है कि एक सामरिकी को उपयोग में लाने के बाद, ठीक है, उसको दोबारा से प्रयोग में नहीं लाना है या अमल में नहीं लाना है। यानी हमने अगर एक बार युद्ध लड़ा है और युद्ध लड़ने के बाद हमने एक सामरिकी को उसमें प्रयोग कर लिया है तो उसको दोबारा जब हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हमको उस सामरिकी को दोबारा नहीं अपनाना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो शत्रु इसके बारे में पहले से ही जान लेता है कि इन्होंने इस वाले युद्ध में क्या है, ये इस वाली टैक्टिक्स को अपनाया था और उसके विरोध में वो कोई ना कोई तोड़ निकाल लेता है, उससे उनको क्या है, पराजय का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक सामरिकी का अगर आपने प्रयोग कर लिया है तो आपको दूसरे युद्ध में उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि शत्रु की स्थिति के अनुरूप सामरिकी में परिवर्तन करना चाहिए। यानी शत्रु की स्थिति के अनुरूप हमको पहले, जैसे कि हमने फर्स्ट जो पार्ट है, पहली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि शत्रुजु जो है वो कहते हैं कि हमको जो शत्रु की क्षेत्र है, ठीक है, या शत्रु की जो शक्ति है उसके बारे में हमको प्रॉपर तरीके से जान लेना चाहिए और जानने के बाद उस पर आक्रमण करना चाहिए या अपनी सामरिकी को कहे बनाना चाहिए। ठीक है, टैक्टिक्स को बनाना चाहिए। तो उन्होंने इसी में भी कहा है कि शत्रु की स्थिति के अनुरूप, यानी जैसी उसकी स्थिति है कि उसकी सेना स्ट्रॉन्ग है, कमजोर है, ठीक है, कौन कौन से उसके पास हथियार हैं, किस प्रकार की उसके पास सेना है, ठीक है, तो अगर ये सारी बातें हमको पता होंगी तो हमको उसकी सामरिकी के अनुरूप अपनी सामरिकी में क्या है, परिवर्तन कर लेना है। ठीक है, परिवर्तन करते हैं तो इससे क्या है कि हम शत्रु की जो गतिविधियां हैं, ठीक है, उसको हम आसानी से भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया है इसमें कि पैंतरेबाजी या युक्ति चाल, यानी हमको जो युद्ध है, युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार की जो युक्ति चाल चलना है या जो पैंतरेबाजी है वो खेलनी है, वो इसमें उन्होंने बताया है। पहला पॉइंट क्या है कि शत्रु की सेना पर उस समय आक्रमण करो जब वह थकी हो, उसकी पंक्तियों में अव्यवस्था फैली हो, ठीक है, आराम कर रही हो या सेना भूखी हो। यानी हमको जब आक्रमण करना है तो हमको शत्रु को ऐसे आक्रमण करना है कि या तो उसकी सेना थकी हुई हो या उसकी जो पंक्ति संरचना है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में जो उसकी पंक्ति संरचना उसने बनाई हुई है उसमें अव्यवस्था फैली हुई हो या उसकी सेना आराम कर रही हो या भूखी हो। तो अगर हम इस समय पर आक्रमण करते हैं तो जो शत्रु की सेना है वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होती है और तैयार न होने के कारण क्या है, युद्ध में पराजय हो जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक युद्ध के पहले युद्ध अभ्यास कराना चाहिए। यानी प्रत्येक युद्ध से पहले हमको युद्ध अभ्यास करना है। यानी जब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमको वॉर एक्सरसाइज करनी है। वॉर एक्सरसाइज करने के बाद अपने जो भी सेना में कमी है उसको पूरा कर लेना है और उसके बाद ही युद्ध क्षेत्र के लिए निकलना है और सेना पर आक्रमण करना है, शत्रु पर। फिर क्या है, अपने देश के भूगोल की पूरी जानकारी ज्ञात होने के बाद ही सेना को निर्देश दिए जाने चाहिए। यानी अपने भूगोल, अपने देश के बारे में हमको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पर पहाड़ी इलाका है, कहाँ पे नदियां हैं, ठीक है, और कहाँ पर समतल भूमि है, इसके बारे में पता होना चाहिए।
कहाँ पर घने जंगल हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में हमको पता होगा तो हमको तभी सेना को निर्देश देने हैं ताकि हम आसानी से युद्ध क्षेत्र में शत्रु से पहले वहां पर पहुंच जाएं। अगर हमको नहीं पता होगा तो हम रास्तों में भटकेंगे, भटकने से क्या होता है कि हमको युद्ध क्षेत्र में पहुंचने में देरी हो सकती है और जिसका लाभ शत्रु को मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए पहले हमको भूगोल की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और तभी हमको सेना को निर्देश देने चाहिए। उसके बाद बताया है कि पड़ोसी अथवा शत्रु के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही संध्या करनी चाहिए, ठीक है। क्या करनी चाहिए? संध्या करनी चाहिए। यानी जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और युद्ध हो जाता है, युद्ध होने के बाद हमको शत्रु के बारे में सब कुछ जान लेना है। जानने के बाद ही उसके साथ समझौता करना है और समझौता करने के बाद उसके बारे में मतलब हमको अलर्ट रहना है और अलर्ट रहने तक जब तक जो शत्रु है वो पीछे नहीं हट जाता है युद्ध मैदान से, तब तक हमको वहां पर बने रहना है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है। आगे इन्होंने जो है अपनी शायद ये कोटेशन दी है दो, ठीक। जिसमें दिया गया है कि समस्त युद्ध क्रिया धोखे पर आधारित है, इसलिए शत्रु पर धोखे से तीव्रता और तत्परता से वायु के समान आक्रमण करना चाहिए। यानी जो ये शत्रु जो है वो युद्ध को क्या कहते हैं, युद्ध को एक धोखे की क्रिया मानते हैं कि जब हम युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो उस समय जो कमांडर होता है वो अपनी सेना को ऐसे निर्देश देता है कि शत्रु पर अचानक आक्रमण किया जाए, धोखे से आक्रमण किया जाए, ठीक है। तो इसलिए वो बताते हैं कि जो युद्ध है वो युद्ध की जो समस्त क्रिया है वो धोखे पर आधारित होती है और उसी समय हमको क्या करना है, शत्रु पर तीव्रता और तत्परता के साथ वायु के वेग के समान यानी इतनी तीव्रता से आक्रमण करना है कि उसका शत्रु जो है उसका सामना न कर सके और पराजित हो जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी कोटेशन इन्होंने दी है कि उसी सेनापति को विजय मिलती है जिसने अतिक्रमण की धूर्तता, ठीक है, धूर्तता सीखी है, यही युक्ति चाल की वास्तविक कला है, ठीक है। यानी जिसने उसी सेनापति को युद्ध में विजय मिलती है जिसने अतिक्रमण की धूर्तता सीखी, यानी उसने जिसने जो युद्ध क्षेत्र में ऐसे कार्य करने की कला उसके पास आती है कि हमको ये नहीं देखना है कि नैतिक कार्य करना है या युद्ध में किसी भी प्रकार की दया दिखानी है, ऐसा काम नहीं करना है। हमको केवल युद्ध से मतलब है, विजय से मतलब है कि हमको किस प्रकार सफलता युद्ध में मिलती है, ठीक है। अगर ऐसा सेनापति है तो क्या है, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद आता है हमारी भूभाग्य सामरिकी, ठीक है। भूभाग्य सामरिकी में संतुजु ने यह बताया है कि हमको किस क्षेत्र में रहना है, किस क्षेत्र में नहीं रहना है, कहां पर हमको अपने डेरे डालने हैं, नहीं डालने हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या है कि भूभाग्य सामरिकी में संतुजु ने यह बताने का प्रयास किया है कि कब और कैसे अपनी सामरिकी का निर्माण करें और शत्रु को परेशान किया जाता है, ठीक है, या शत्रु को परेशान किया जाए। तो इसमें जो संतुजु है वो बताते हैं कि हमको अपनी सामरिकी का भूभाग्य जो जिस क्षेत्र में हम हैं युद्ध लड़ रहे हैं उसमें हमको अपनी सामरिकी का उस प्रकार निर्माण करना है कि हम शत्रु को परेशान कर सकें। तो पहला पॉइंट इसमें बताया है कि कठिन प्रदेशों में डेरा मत डालो, ठीक है। हमको कठिन प्रदेशों में डेरा नहीं डालना है जहाँ पे हमको आने जाने में असुविधा होती है, ठीक है। हम आसानी से नहीं जा पाते हैं, आसानी से नहीं आ पाते हैं, वापस नहीं लौट पाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में हमको डेरा नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताया है कि शत्रु को शक्तिहीन करो, इसलिए उसके लिए समस्याएं पैदा करो, ठीक है, और हमेशा उसे व्यस्त रखो। यानी हमको शत्रु को शक्तिहीन करना है, यानी उसकी ऐसी जो शत्रु की आपूर्ति सिस्टम है उस पर हमको अटैक करना है, ठीक है, जहां से आदेश दिए जाते हैं, ठीक है, वहां पर हमको आक्रमण करना है। या जो शत्रु की सप्लाई आ रही है, ठीक है, शत्रु की सप्लाई आ रही है उस पर हमको आक्रमण करके वो अपने बस में कर लेनी है, ठीक। उसके लिए लगातार हमको समस्याएं पैदा करनी है और उसको हमेशा व्यस्त रखना है ताकि वो अपनी जो युद्ध की तैयारी है उसको उसके लिए समय ना मिले, और युद्ध की तैयारी जब समय नहीं मिलेगा तो वो क्या है युद्ध में प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा और युद्ध में पराजित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रैटेजी महत्व के स्थानों को अपने अधिकार में कर लो। यानी जो स्ट्रैटेजी महत्व है कि जो स्थान है, यानी हम कह सकते हैं कि ऊंची पहाड़ी, ठीक है, उसमें पहले से ही हमको अपने बंकर बना लेने चाहिए या वहां पे अधिकार कर लेना चाहिए। और अगर ऊंची पहाड़ियों में अगर हमको युद्ध लड़ना है तो वहां पे ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है।
या इस तरीके जैसे कि नदियां हैं उनके आसपास हमको अपने डेरे बना लेने चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कि जो जितने भी इस तरीके महत्व की स्थान होते हैं, ठीक है, उनको अपने बस में कर लेना चाहिए और शत्रु को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि खतरनाक और पृथक स्थानों पर अधिकार करने के लिए अपने को मत उलझाओ, यानी जहां जो खतरनाक स्थान है, ठीक है, या पृथक अलग अलग जगह है, हमको उसमें नहीं उलझाना है। हमको केवल एक ऐसी समतल भूमि पे या ऐसी सुगमता वाले स्थान पर हमको अपनी सेना का डेरा डालना है जहां पर हम आसानी से आ सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि संतजू के अनुसार सेनापति को असावधान नहीं रहना है, ठीक है, हमेशा सेनापति को सावधान रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कायर, क्रोधी और लज्जाशील नहीं बनना है, यानी जो एक सेनापति है उसको कायर नहीं होना चाहिए, क्रोधी यानी गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, और लज्जाशील यानी अगर किसी युद्ध में उसको पराजित मिल भी जाती है या किसी ऑपरेशन में उसको पराजित मिल भी जाती है तो उसको लज्जा नहीं आनी चाहिए कि हाँ कि मैं क्यों हार गया, ठीक है, मुझको नहीं आना चाहिए था, ऐसा कुछ मतलब शर्म वगैरह जो है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, हमको युद्ध में अगर वो चिंता करता है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या उससे और भी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, जिससे हम युद्ध जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लड़ पाते हैं और न ही अपनी सेना को कमांड दे पाते हैं। तो इससे क्या है, हमको पराजित होने का हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे हम देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है सेना को कूच करते हुए, यानी जब हमारी सेना युद्ध क्षेत्र के लिए जाती है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक। इसमें यही बताने का प्रयास किया है संतजू ने कि सेना के कूच करने के समय संबंध में संतजू ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं। पहला क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों से तुरंत चले जाओ, यानी जहां पर पर्वत है वहां पर आपको नहीं रुकना है। अगर सेना मार्च कर रही है तो वहां पर नहीं रुकना है, क्योंकि वहां पर ऐसा हो सकता है कि जो शत्रु है वो ताक लगा के बैठा हो और तुम पर अचानक से आक्रमण कर दे। तो इसलिए बोलते हैं कि शत्रु जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां से आपको वहां पर नहीं रुकना है, वहां से चले जाना है। दूसरा पॉइंट बताया है कि घाटियों के समीप रहो, जो घाटियां हैं, दर्रे हैं, उनके बीच समीप रहो, ताकि अगर शत्रु वहां से निकल रहा है तो हमको आक्रमण करने का उस पर मौका मिल जाता है। उसके बाद है उच्च स्थानों पर शिविर लगाओ, ठीक है, यानी ऊंचे स्थानों पर शिविर लगाना है। अगर शत्रु हम पर आक्रमण करता है या शत्रु हम पर आक्रमण करने के लिए कोशिश भी करता है तो हम ऊंचे स्थान पर होंगे, हमको शत्रु की गतिविधि का पहले ही पता होगा और जैसे ही पता होगा तो हम सुगमता से उस पर आक्रमण कर सकते हैं। ऊंचाई से अच्छे से आक्रमण किया जाता है, तो इसलिए ऊंचे स्थानों पर शिविर बनाए हैं। लड़ने के लिए ऊंचाई पर मत जाओ, नदी को पार कर शत्रु पर तत्काल आक्रमण करो, ठीक है। लड़ने के लिए हमको ऊंचाई पर नहीं जाना है, क्योंकि हम ऊंचाई पे अगर शत्रु पहले से ही ऊंचाई पर बैठा हुआ है तो हमको ऊंचाई पे जाने के लिए समय लगेगा और वो हम पर आसानी से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए, और जो नदी है, ठीक है, नदी को पार करने पर शत्रु पर तत्काल आक्रमण करो। अगर नदी के आसपास हम हैं या हमारी सेना है और बीच में कोई जो नदी है वो आ जाती है तो उसको तुरंत पार करो और उस पर शत्रु पर आक्रमण कर दो, क्योंकि इससे हमको समस्या पैदा हो सकती है। फिर आगे बताया है कि नदी के बीच धारा में उस पर उसका मुकाबला नहीं करना, यानी अगर युद्ध क्षेत्र पर मतलब आक्रमण हो भी जाता है, हम आक्रमण करते हैं और नदी के बीच में जहां पर धारा बह रही है, नदी बह रही है, उस बीच में हमको युद्ध नहीं लड़ना है। उससे क्या है, हमारी सेना को नुकसान हो सकता है, हमारे हथियार बह सकते हैं, हमारी सेना उसमें बह सकती है, तो इसलिए हमको वहां पर उसका मुकाबला नहीं करना है, ठीक। फिर आगे बताया है कि नदी के समीप शत्रु से मत भिड़ो, यानी हमको नदी के समीप में नहीं बढ़ना, शत्रु से लड़ना है। उसके बाद बताया है कि नमकीन दलदल को तुरंत पार कर दो, यानी जहां पर नमकीन या कोई दलदल इलाका है, दलदल एरिया है, उसको हमको तुरंत पार कर देना है, वहां पर नहीं रुकना है। शुष्क प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों को चुनो जहां तुम्हारे दाहिने और पीछे की ओर ऊंची भूमि हो, ताकि खतरा सामने से ही रहे तथा सुरक्षा पीछे रहे। यानी अगर कई हमको खुला मैदान है तो उसमें हमको जो सूक्ष्म मैदान है अगर हमने चुना है तो उसमें ऐसे क्या रखना है हमको कि दाएं में और पीछे की ओर हमारी जो है ऊंची पहाड़ियां हो, ताकि जो खतरा है हमको केवल सामने से दिखाई दे, हमको इधर उधर मतलब चारों तरफ की सिक्योरिटी करने की सुरक्षा जरूरत ना पड़े और हम सामने के लिए देखें कि हमको जो खतरा है वो सामने से होगा। शत्रु अगर आक्रमण करने वाला है तो सामने से करेगा,
तो इसलिए इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनको चुनना है। उसके बाद है सुगम चौरस मैदानी क्षेत्रों में शिविर का निर्माण करो। ठीक है, जहाँ सुगमता हो, चौरस मैदानी इलाका हो, वहां पर हमको शिविर बनाने हैं और वहां पर अपनी सेना को रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताया है कि जो हमारी यदि चौरस प्रदेश, ठीक है, यदि हमारा चौरस प्रदेश नदी में चौरस प्रदेश में नदी में बाढ़ आई हो तो उस समय तक नदी को पार नहीं करना है जब तक पानी उतर न जाए, तथा यानी हमको जब अगर हम चौरस क्षेत्र में हैं और वहां पर आसपास नदी है तो नदी में तब तक हमको नदी पार नहीं करना है जब तक उसके जो नदी का पानी है वो थोड़ा कम ना हो जाए, यानी बाढ़ आई हुई है तो उसको पानी को कम हो जाने देना है, उसके बाद ही हमको उसको पार करेंगे। तथा शिविर के समीप पर्वतीय क्षेत्र, तालाब, खाली गड्ढे तथा जंगल वाले स्थानों शत्रु के घात स्थल हो सकते हैं, यानी शत्रु के क्या होते हैं, घात स्थल हो सकते हैं। इन सभी से सतर्क रहो। ठीक है, यानी जहां हमारी शिविर बना हुआ है, शिविर के आसपास अगर पर्वतीय क्षेत्र हैं, तालाब हैं, खाली गड्ढे हैं या जंगल वाले स्थान हैं, ये क्या है, ये हमारे शत्रु को घात स्थल हो सकते हैं। वो हम पर घात लगाकर आक्रमण कर सकते हैं, उसमें छिप सकते हैं। छिपने के बाद अगर हम आराम कर रहे हैं, हमारी सेना आराम कर रही है तो हम पर आक्रमण कर सकती है। तो इन सब चीजों से क्या है, हमको दूर रहना है। फिर आता है भूभाग। ठीक है, भूभाग के बारे में इन्होंने बताया है कि 6 प्रकार की भूमियों का इन्होंने उपयोग किया है कि हमको 6 प्रकार की भूमियों का ध्यान रखना चाहिए। और उन 6 प्रकार की भूमि होती है जिनको हमको युद्ध में कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो पहला जो है वो क्या है, पहुंच के योग्य भूमि। ठीक है, ऐसी भूमि जहां पर दोनों ओर से आना सुगम हो, यानी सरल हो। ठीक है, सरल हो, सामने से उठी हुई भूमि के चुनने से युद्ध में लाभ मिलता है। ठीक है, सामने उठी हुई भूमि से चुनने से हमको युद्ध में लाभ मिलता है, यानी अगर सामने से उठी हुई भूमि है, जो पहला पॉइंट है उसमें क्या होता है कि योग्य भूमि। ठीक है, पहुंचने योग्य भूमि जहां पर आसानी से हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, और ऐसी भूमि का चुनाव करना है कि जो सामने से उठी हुई हो और पीछे से ढली हुई, यानी इस टाइप में हो। ठीक है, अगर इस टाइप में भूमि होगी तो हम क्या है, शत्रु पर यहां से आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, दुर्गम भूमि। दुर्गम भूमि का मतलब क्या है, ऐसी भूमि जिससे किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है, यानी किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है, उसको हम क्या है, दुर्गम भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें दोनों ही शत्रु को दोनों ही पक्ष को लाभ नहीं मिलता है, तो ये इसको इसलिए दुर्गम भूमि के नाम से जाना गया है। फिर आगे बताया है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, विषम भूमि बताई है। ठीक, विषम भूमि यानी ऐसी भूमि जहां से हटा तो जा सकता है परंतु उस पर पुनः अधिकार करना कठिन होता है, यानी ऐसी भूमि जहां पर हम पहले से थे, वहां से हटा तो जा सकता है, लेकिन अगर हम चाहें दोबारा हम उसको कैप्चर कर लें या उस पर पहुंच जाएं तो वहां पहुंचना कठिन होता है, तो इसको विषम भूमि के नाम से जाना गया है। फिर क्या है, तंग दर्रा। ठीक है, नैरो पासिस क्या होते हैं, इन स्थानों पर अधिकार कर लेने तथा मोर्चेबंदी कर लेने के बाद शत्रु के आने की प्रतीक्षा करें, यानी जब अगर ऐसे तंग दर्रे जो होते हैं, जो पहाड़ियों के बीच में बने होते हैं, हमको उस पर अधिकार कर लेना चाहिए और हमको शत्रु की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि शत्रु अगर उसी मार्ग से निकलता है तो हमको आसानी होगी, हम शत्रु पर अचानक से आक्रमण कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हमारे लिए लाभदायक होती है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है खतरनाक ऊंची चोटियां, यानी इस क्षेत्र में उठी हुई भूमि तथा सूर्य की दिशा की ओर स्थान पर अधिकार करो। ठीक है, यदि शत्रु ने पहले ही इस पर अधिकार कर लिया है तो उससे हमको बचना चाहिए, यानी अगर ऊंची पहाड़ियां हैं या ऊंचे स्थान है उस पर हमको अधिकार करना चाहिए, और अगर शत्रु हमसे पहले उस पर अधिकार करके बैठा हुआ है तो हमको वहां से बचना चाहिए और वहां से निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होगी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि छठी में उन्होंने क्या बताया है, क्या है, दूरस्थ स्थल। ठीक, दूरस्थ स्थल क्या है, यदि तुम्हारा मोर्चा शत्रु से बहुत दूर हो तथा तुम्हारी दोनों की सैन्य शक्ति लगभग समान है तो युद्ध के लिए पहल मत करना, क्योंकि यह लाभप्रद नहीं होगा, यानी हमारी जो
सैन्य शक्ति है और हमारी जो मतलब दोनों शत्रु की सेना, हमारी और शत्रु की सेना दूर है, ठीक है, और दोनों की शक्ति एक समान है, यानी जो हमारी सैन्य शक्ति है दोनों की बराबर है, तो हमको युद्ध में पहल नहीं करनी चाहिए, शत्रु की पहल का हमको इंतजार करना चाहिए, तभी हम इस युद्ध में लाभ उठा सकते हैं। अगर हमने पहल करी है तो हमको युद्ध में लाभ नहीं होगा, हमको हानि हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने ये 6 प्रकार की भूमियों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है फायर द्वारा आक्रमण, यानी हमको इसमें जो एक अध्याय था उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हमको आग के द्वारा आक्रमण करना है, आग से अगर हमको आक्रमण करना पड़े तो हमको कैसे आक्रमण करना है, ठीक है। तो इसमें दिया है संतजू ने फायर से प्रहार करने के लिए निम्नलिखित 5 तरीके बताए हैं। पहला तरीका क्या है कि सैनिकों को उसके शिविरों में ही जलाना चाहिए, ठीक है। हमको सैनिकों को, अगर सैनिक हैं और शत्रु सैनिक उसमें रुका हुआ है तो हमको उसी के क्षेत्र में आग लगा देना चाहिए और सैनिक शिविरों में ही जल जाए, इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है, शस्त्रागार और मैगजीन को जलाना चाहिए, यानी जो उसके हथियार का जो भंडार है, ठीक है, जो उसके शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं या शस्त्रागार है जहां पर उन्हें शस्त्र भंडार बनाया हुआ है, उस पर जला देना चाहिए, उसकी जो मैगजीन वगैरह है उनको जला देना चाहिए। उसके बाद है भंडारों को जलाना चाहिए, यानी जो उनके खाने पीने की जो सामग्री है, ठीक है, जहां पर उन्होंने उसको एकत्रित किया हुआ है उन पर उनमें उनको क्या है जला देना चाहिए, उनको आग लगा देना चाहिए। फिर क्या है, सामग्री से लदी ट्रेनों को जला देना चाहिए, यानी जो हमारी आपूर्ति सिस्टम है, जो युद्ध क्षेत्र में जो आपूर्ति सिस्टम है, यानी सामग्री को, युद्ध संबंधित सामग्री को ले जाने का कार्य कर रही है, उस ट्रेन को, या ट्रेन हो सकता है, कोई भी ऐसा ट्रक वगैरह हो सकता है जो युद्ध से संबंधित सामग्री युद्ध मैदान में ले जा रहा है, उसको हमको रास्ते में ही जला देना चाहिए। फिर क्या है, सूखे मौसम में ऊपर से आग गिराना चाहिए, यानी अगर मौसम सूखा है तो हमको ऊपर से फायर करना है, ठीक है। फायर करने के बाद वहां पर आग लगानी है और जो शिविर है उनको तबाह कर देना है। इस में इन्होंने ये बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है जासूसों का प्रयोग, कि हमको युद्ध में किस प्रकार के जासूसों का प्रयोग करना चाहिए, कितने प्रकार के ऐसे जासूस होते हैं जिनको हम युद्ध में प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने 5 प्रकार के जासूसों का उल्लेख किया है। पहला क्या है, स्थानीय जासूस, ठीक है, लोकल स्पाइसेस होते हैं, यानी ऐसे जो एक ही क्षेत्र में रहकर हमारे ही राज्य के आसपास घूमते रहते हैं और राज्य के अंदर, ठीक है, या स्थानीय यानी एक ही स्थान पर रहकर जो हमारी सूचनाओं को एकत्रित कर कर राज्य तक पहुंचाते हैं या सरकार तक पहुंचाते हैं, राजा तक पहुंचाते हैं, उनको हम क्या है, स्थानीय जासूस बोलते हैं। दूसरे होते हैं अंतस्थ जासूस, ठीक है, इनवर्ड स्पाइसेस होते हैं जो दूसरे स्थानों यानी घूम घूम कर क्या है सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद राजा को इसकी सूचना देते हैं। उसके बाद क्या है, परिवर्तित जासूस, ठीक है। कन्वर्ट स्पाइसेस क्या होते हैं कि परिवर्तित होते रहते हैं, यानी अपनी वेशभूषाओं को में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करने के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं और वहां से जो सूचनाएं हमारी राज्य अथवा राजा के विरुद्ध जो भी सूचनाएं चल रही होती हैं या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही होती है कि हमको राजा को युद्ध मतलब राज्य से हटाना है, तो इस प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो क्या है, ये परिवर्तित जासूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नासवान जासूस होते हैं, यानी इनका काम क्या होता है कि शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन शत्रुओं को वहीं पर नष्ट कर देना, क्या है, ये नासवान जासूस का क्या है कार्य होता है, ठीक है। फिर क्या है, शत्रु के चुंगल से बचकर आने वाला जासूस, ठीक है। अगर ऐसा कोई जासूस है कि वो शत्रु क्षेत्र में गया हुआ है और वहां पर वो पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद वहां से वो छूट के आ जाए, ठीक है, उस प्रकार के जासूस को क्या इन्होंने भी इसमें प्रयोग में लिया है। फिर आगे बताया है कि संतजू के अनुसार गुप्तचर युद्ध के महत्वपूर्ण कारक होते हैं क्योंकि इन्हीं पर सेना की गतिविधियां और कार्य क्षमता निर्भर करती है, यानी जो गुप्तचर व्यवस्था है हमारी, वो एक जो हमारी सेना है या हमारी राज्य की शासन प्रणाली है उसकी मजबूत कड़ी होती है, जिसके आधार पर हम अपनी सैन्य नीतियों को बनाते हैं और अपने कानूनों को लागू करते हैं दूसरे राज्य के प्रति, ठीक है। तो इसलिए गुप्तचरों को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं अब से पहले। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, युद्ध कला में
युद्ध कला में संतजू के 5 सिद्धांतों, युद्ध कला में संतजू के 5 सिद्धांत क्या हैं ये बता रहे हैं। यानी संतजू के 5 सिद्धांत मैंने आपको बताया है कि नैतिक नियम है, आकाश है, पृथ्वी है, ठीक है, और विधि एवं अनुशासन है। तो ये क्या है, ये 5 सिद्धांत हैं। ये आपका क्वेश्चन आया है जून 2024 के पेपर में आया है, ठीक है। जून 2024 के पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आया है द्वारा ये संतजू द्वारा वर्णित गुप्तचर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि संतजू ने जो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया है उस पर आपको विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। ये आपका आया है शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संतजू के अनुसार गोरिल्ला युद्ध कर्म की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो इस तरह से संतजू की जो युद्ध कला है वो युद्ध कला के 13 अध्याय थे, ठीक है। मैंने आपको एक एक करके समझा दिया है। एक दो ऐसे अध्याय हैं जिनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मैंने इसमें इसको डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही वो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। बेकार में वीडियो बड़ी होगी इसलिए मैंने उनको स्किप किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो ये अब तक संतजू की जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है, ये आपने समझ में आया होगा। और इन दोनों की जो पीडीएफ है ये वाली, ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें भी मैंने पीडीएफ लगा दिया है, इसमें डालूंगा तो इसमें भी आपका वीडियो जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे शेयर लिंक को क्लिक करके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।